तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट। तो बजट के बारे में आर्टिकल 112 से 117 में दिया हुआ है। और बजट एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। पहले बजट को चमड़े के थैले में रख के लाते थे, तब से ये प्रचलित है। तो आर्टिकल 112 से 117 में इसके बारे में दिया गया है। बजट जो संविधान है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 12 में बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के नाम से मेंशन किया गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितना खर्चा का लेखा जोखा होता है वो बजट में बताया जाता है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के टाइम, जब लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। 1921 में और बर्थ कमेटी बनी और इसके सुझाव पर 1924 में आम बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया, जबकि इससे पहले आम बजट और रेल बजट दोनों साथ में थे। इसके बाद 2017 में फिर से रेल बजट को इसके साथ ऐड कर दिया आम बजट के साथ। 1892 में द इंडियन काउंसिल एक्ट में पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, लेकिन वोटिंग का अधिकार फिर भी बजट पर नहीं था। गणतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, जबकि आम चुनाव के बाद जो पहले वित्त मंत्री बने वे थे C.D. देशमुख। आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट के बारे में। आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है अनुदानों की मांग। बजट में जितने अनुदानों की मांग की जाती है जिस विषय के लिए, उन अनुदानों की मांग के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 114 में विनियोजन विधेयक के बारे में लिखा हुआ है। भारत की संचित निधि से जो धन खर्च होता है उससे रिलेटेड यही विधेयक लाना पड़ता है अगर भारत की संचित निधि से कुछ पैसे खर्च करने हैं। आर्टिकल 115 में लिखा है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स यानी अनुपूरक अनुदान। तो ये आर्टिकल 15 में सब मैंडेटरी ग्रांट के बारे में लिखा हुआ है, यानी व्यर्थ करने से पहले, व्यय करने से पहले कुछ अमाउंट धन मांगना, यानी पैसा खर्च करने से पहले मैं बजट बनाया 100 का और खर्च अभी किया नहीं, खर्च करने से पहले हमने ये 100 रुपये मांग लिए। तो व्यय करने से पहले कुछ अधिक अमाउंट मांगना। दूसरे के बाद एडिशनल ग्रांट, यानी पहले मान लीजिए 10 पॉलिसी चल रही थी, अब मैंने एक नई पॉलिसी चल रही 11, यानी एक पॉलिसी नई आ गई, तो ये पॉलिसी जो नई आई है, किसी नई पॉलिसी नई सेवा के लिए धन लिया जाना, वो होता है एडिशनल ग्रांट। एक्सेस ग्रांट, जब अधिक धन खर्च कर दिया जाए तो जो अधिक धन खर्च हुआ है उसके लिए पाने के लिए होता है। जैसे पहले 100 रुपये का बजट था और उस पर 100 रुपये का बजट पास हो गया और खर्च करने के बाद पता चला कि उस पर 110 रुपये खर्च हो गया, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए उसके लिए एक्सेस ग्रांट से उन पैसों को लिया जाएगा भारत की संचित निधि से। और ये जितने भी हैं, ये आर्टिकल 115 में ये सब सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं और बजट के सभी अमाउंट्स भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 116 में दिया हुआ है लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, यानी बिना बहस के, बिना शोर शराबा के बजट को, जितना बजट बना, जैसे 2000 का बजट बना है मान लीजिए, तो अब इसको पास होने के लिए पहले इसमें संसद में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर इस पर बहस होगी, तो उसके बाद कम्युनिटी बनेगी जो इसकी अनुदानों की जांच करेगी, उसके बाद फिर ये पास होगा। लेकिन तब तक सरकार कैसे चलेगी? सरकार को चलने के लिए तब पैसे चाहिए, तो इसके लिए बजट बनने के बाद सीधा उसका 1/6 भाग बिना बहस के पास कर दिया जाता है, जब तक कि बजट पास ना हो। पर होता है बोर्ड ऑफ क्रेडिट, यानी कोरा, इसे हम कोरा चेक कर सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट करती है पर मतलब उन्हें पता नहीं है, बता नहीं सकती, तो ये होती है प्रत्यानुदान के रूप में सरकार लेती है ये। इसके लिए कुछ अमाउंट प्रत्यानुदान के रूप में सरकार, संसद के द्वारा सरकार को दिया जाता है। फिर होता है एक्सपेंशन अमाउंट ग्रांट, ये भी अनुच्छेद 116 में है। ये अगले 1 साल यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी अमाउंट के लिए संसद से लिया जाता है। तो आर्टिकल 15 और 16 हमने देख लिया। आर्टिकल 17 में दिया हुआ है फाइनेंशियल बिल, यानी वित्त विधेयक, जो वित्त विधेयक होता है फाइनेंशियल बिल, उसके बारे में दिया हुआ है। बजट के चरण देख लेते हैं कितने चरण में होता है। तो सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, और प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है।
फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है, उसके आर्थिक मामलों से जुड़ा विभाग करता है। फिर उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है सदन में। उसके बाद इस पर बहस होती है। बहस होने के बाद इसमें विभागीय समितियों का गठन होता है, जैसे कि 24 सदस्य, 16 लोकसभा में से होंगे, 8 राज्यसभा में से। वो इसके जो बजट लिए मांगा जा रहा है सरकार से, बजट तैयार किया गया, तो उसकी मांगों पर उसकी जांच करेंगे, वो सही मांग कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद अनुदानों की मांग पर वोट होंगे। जो जितने अनुदान उतना मांगा है उस पर पूरे सदन में वोट होंगे कि वो अनुदान किस सहमति में कितने लोग हैं। अगर उसके बाद विनियोजन विधेयक पास कर दिया जाएगा, क्योंकि इसी विधेयक के पास होने के बाद ही संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल बिल होगा, जो वित्त विधेयक होगा, उसे पास कर दिया जाएगा। इसके बीच ही जब ये पूरा कार्यक्रम चलता है, उसके बीच ही कटौती पॉलिसी भी जो अपोजिंग पार्टी के द्वारा कर दी जाती है, कट मोशन लाया जाता है। और ये 3 तरह की होती है: पॉलिसी कट, इकोनॉमिक्स कट और टोकन कट। पॉलिसी कट यानी नीतिगत कट, इसमें 1 रुपये तक कम कर दिया जाता है। टोकन कट यानी सांकेतिक कट, इसमें 100 रुपये तक कम कर दिया जाता है। इकोनॉमिक कट यानी आर्थिक कट कटौती, जिसमें एक स्पेसिफिक अकाउंट जो है बजट की राशि में से कम कर दिया जाता है। तो निधियों की बात हुई, तो निधियों के बारे में जान लेते हैं। जो भारत की संचित निधि है, आर्टिकल 266 के बारे में इसका लिखा हुआ है। इससे पैसे निकालने की जो परमिशन है वो संसद के पास होती है। संसद के पास से बिल पास होगा, उसके बाद इससे पैसे निकाले जा सकते हैं। उसके बाद है भारत की आकस्मिक निधि, आर्टिकल 267 में इसके बारे में दिया हुआ है। जब कोई आपदा आए तब भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इससे पैसे निकाल सकता है। इसमें कम से कम 500 करोड़ इसमें रखने होते हैं। दूसरी है पर भारत की लोक सेवा निधि, जब कोर्ट मोर्ट जो पेनल्टी लगाती है, जो भारत के पास पैसा आता है पेनल्टी के रूप में, वो इसमें जाता है। आर्टिकल 266 के 1 में लिखा हुआ है इसके बारे में। और इसमें अल्टीमेट पावर वित्त सचिव की होती है, यानी फाइनेंशियल सेक्रेटरी की। संसदीय टर्म देख लेंगे। संसद में कुछ टर्मों का यूज होता है, जैसे एल्डिंग द फ्लोर यानी बैठ जाना। जब सदन के हाउस को किसी मेंबर से को बैठ जाने को बोलना हो तब ये टर्म यूज करता है। दूसरा क्रॉसिंग द फ्लोर यानी पक्ष त्याग। जब कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसके लिए ये टर्म यूज की जाती है। फिर है इंटरपेलेशन यानी अंतर्प्रदेश, जब किसी संस्था के द्वारा रिकॉर्ड संसद में रखा जाता है। और फिर है डिकोरम, डिकोरम यानी मर्यादा, जब हर एमपी को सदन में एक मर्यादा बना के रखनी होती है जिससे वो बाहर नहीं जाता। और फिर इसके बाद है विप, वह होता है जब कोई एमपी सदन में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके लंबे समय तक उपस्थित नहीं होता है तो उसके लिए विप जारी कर दिया जाता है, आदेश जारी कर दिया जाता है। अगर उसके बाद ही वो उपस्थित नहीं होता है तो उसे संसद के पद से हटा दिया जाता है, सांसद के पद से।